अब मैं आ जा रहा हूं इसके पॉलिटिकल वाली बात पे। मैं पहले जगदीश जी आपसे इसलिए समझना चाह रहा हूं कि एक ऐसा कहा जा रहा है, और मैं ये पेपर की बात कर रहा हूं, आप मुझे बात बताएंगे कि एक तो पहले ये 3 अलग-अलग थी, जैसा उन्होंने बताया कि नॉर्थ दिल्ली का अलग, साउथ का अलग, ईस्ट का। फिर उसको मर्ज किया गया और यूनिफाइड हुआ। फिर डीमर्ज, मतलब माफ कीजिएगा, पहले एक था, पहले अलग अलग था, मर्ज किया, और अब उसको आपने फिर से मर्ज कर दिया है। इससे फायदा क्या है? इसका क्या खर्चा घटाने के लिए, सेंट्रल कंट्रोल रखने के लिए? क्योंकि जनरली तो लोग अलग अलग डीमर्ज करते हैं, जिससे उनको लगता है कि बेटर कंट्रोल रहेगा, छोटी छोटी यूनिट रहेंगी तो अलग रहेगा। जैसे अभी भी मैं अपने दर्शकों को बता दूं, एमसीडी एक है, उसके अलावा एनडीएमसी और दिल्ली कैंट बोर्ड अलग अलग है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, और वो अलग अलग है, वो अलग अलग एरिया को देख रहे हैं। तो इसको यूनिफाई करने का के बेसिक पीछे, क्योंकि बाकी विरोध, आपकी विपक्षी पार्टियां तो कह रही हैं कि इसका केवल काम पॉलिटिकल था, ये क्यों एक किया गया जगदीश जी? देखिए, आप इसको सही परिप्रेक्ष्य में ये है कि 1957 में जब डीएमसी एक्ट बना और कॉरपोरेशन बनी, तो दिल्ली में विधानसभा की एग्जिस्टेंस नहीं थी, दिल्ली में कोई और प्रशासनिक इकाई थी ही नहीं। तो 57 में ये बनी, 55 साल ये एक रही, अभी एक नहीं हुई, 55 साल एक रही। फिर 2012 में तत्कालीन जो दिल्ली सरकार थी उनकी और एमसीडी की कुछ आपस की तनातनी कह लीजिए, या क्योंकि पैरेलल बॉडीज थी, दिल्ली सरकार के पास बहुत अधिकार होते नहीं है, एमसीडी के पास काफी ज्यादा अधिकार थे, तो इसलिए उस सरकार ने इसको 3 कर दिया। और जब ये 3 करने का प्रस्ताव आया तो तब एमसीडी ने, इंक्लूडिंग जो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और कॉरपोरेशन में जो कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने भी इस बंटवारे का विरोध किया। और यूनानिमसली एमसीडी ने और एमसीडी के कर्मचारियों ने ये कहा कि 3 टुकड़े करने से कम ईस्ट दिल्ली तो बिल्कुल दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट दिल्ली में रेवेन्यू 2% भी नहीं है, और एनडीएम नॉर्थ दिल्ली भी एट पार ही रहेगा, कमजोर रहेगा, केवल साउथ दिल्ली एट पार रहेगा। बाद में उस समय दिल्ली सरकार ने इसको कुतर्क के द्वारा रोकने की कोशिश, बनाने की कोशिश करी कि हम ईस्ट दिल्ली को 500 करोड़ रुपए हर साल एक्स्ट्रा देंगे ताकि वो अपने को थोड़ा सा अपलिफ्ट कर सके और चला सकें। लेकिन कालांतर में ऐसा हुआ नहीं। फिर 14-13 में सरकार बदल गई, 14-15 में फिर सरकार, वो थोड़ा राष्ट्रपति शासन रहा, फिर 15 में नई सरकार आ गई, तो ईस्ट दिल्ली को आर्थिक कोई मदद मिली नहीं, जिसके कारण ये हुआ कि ईस्ट दिल्ली एमसीडी काफी स्थिति वहां खराब हो गई, न कर्मचारियों को सैलरी दे सकते थे, न वहां कॉर्पोरेशन के डेवलपमेंटल वर्क्स हो सकते थे, तो ये एक ईस्ट दिल्ली का हिस्सा बिल्कुल ही बर्बाद हो गया। पहले क्या था, जब एक थी तो चूंकि टोटल इनकम में से ईस्ट दिल्ली को प्रोपोर्शनेट शेयर मिल जाता था, तो उनको अपनी रेवेन्यू के पर डिपेंड नहीं होना पड़ता था। तो ये एक कारण रहा जिस वजह से 3 करने के बाद फिर धीरे धीरे नॉर्थ दिल्ली एमसीडी भी जो है फाइनेंशियली दिक्कत में आती चली गई, वहां भी स्थिति बिगड़ गई, सिर्फ साउथ दिल्ली अपने को सरवाइव कर पाई। तो एक यूनिफाइड करने के पीछे एक हेतु तो ये भी है कि भाई तीनों मिलकर रहेंगे तो एक दूसरे की कमियों के को कवर कर लेंगे और मिलके थोड़ा सा बैलेंस करके रेवेन्यू को भी थोड़ा ठीक करेंगे, और जो रेवेन्यू अच्छा है जिसके पास, वो दूसरे की मदद करेगा। यूनिफिकेशन का तो सीधा सीधा मामला ये है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि यूनिफाइड तो किया गया लेकिन पावर्स में कोई चेंजेस नहीं किए गए। जैसे आप अभी मुंबई की बात कर रहे थे, मुंबई में मेयर डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, और मुंबई में और कलकत्ता में कई जगह ये मेयर इन काउंसिल कंसेप्ट है, वहां मेयर और काउंसिल के पास फाइनेंशियल पावर है। डीएमसी एक्ट में फाइनेंशियल पावर इलेक्टेड बॉडी के पास नहीं है, ना मेयर के पास 1 रुपए की पावर है, ना एक प्योन या एक बिल्कुल क्लरिकल लेवल के आदमी को भी अपॉइंट या सस्पेंड या पोस्टिंग करने की पावर है। सारी पावर कमिश्नर के पास है, फाइनेंशियल भी एडमिनिस्ट्रेटिव भी। ये जो एमसीडी है वो इलेक्टेड बॉडी, वो तो केवल डिबेटिंग हाउस है, ना इनको सैलरी मिलती है। अब गजब की बात आप ये देखिए कि सैलरी इनको मिलती नहीं, लेकिन टिकट के लिए ऐसे पागल हो रहे हैं, ऐसे लठ बजते हैं, ऐसी सभी पार्टियों में दौड़ लगती है जैसे एमसीडी काउंसलर बनके पता नहीं कौन सी अर्निंग अच्छी हो जाएगी, जबकि आपको सैलरी मिलनी नहीं, आपके पास फाइनेंशियल पावर नहीं, और अब तो कॉर्पोरेशन घाटे में चल रही है,
तो करेंगे क्या? लेकिन ठीक है, अपना अपना एक शौक है, अपना नजरिया है। ये यूनिफिकेशन के पीछे पॉइंट तो ये है। जहां तक इसकी दूसरा क्या हुआ कि एमसीडी में कालांतर में समय समय के अनुसार एमसीडी बहुत पावरफुल बॉडी थी, दिल्ली की सबसे सशक्त बॉडी थी। और आज भी जैसे दिल्ली सरकार है तो दिल्ली सरकार के पास केवल 1200 किलोमीटर सड़कें हैं, जबकि एमसीडी के पास 32,000 से ऊपर, लगभग 33,000 के आसपास गलियां और सड़कें हैं। और एमसीडी के पास 500 किलोमीटर तो अभी शीला जी के टाइम पर ली गई, पीडब्ल्यूडी ने ली, जो 60 मीटर से ऊपर थी, नहीं तो वो भी एमसीडी के पास थी। देखा जाए तो दिल्ली सरकार के पास न तो बड़े रोड्स के सिर्फ नेशनल सेक्टर के अलावा बड़े रोड नहीं थे, ना उनके पास एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन एमसीडी के पास, हेल्थ सेक्टर एमसीडी के पास, चलान अकेला एमसीडी के पास, बिल्डिंग बायलॉस अकेला एमसीडी के पास। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो एमसीडी के पास दिल्ली की लाइफलाइन है एमसीडी। पहले फायर सर्विस भी था, वो दिल्ली गवर्नमेंट ने लिया, फिर बिजली ली दिल्ली गवर्नमेंट ने, पानी लिया और स्लम लिया। पहले ये सारी चीजें भी एमसीडी के पास थी। तो आप समझिए एमसीडी कितनी जरूरी और कितनी सशक्त बॉडी थी। अब स्थिति ये है कि एमसीडी की कुछ चीजें तो ले ली गई, जो चीजें एमसीडी के पास हैं उसको आप ये कह सकते हो कि उनमें धीरे धीरे जो ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट बढ़ा, उसकी वजह से वो चीजें भी डिलीवर नहीं कर पा रही। आज 1.5 लाख के आसपास कर्मचारी है, 1.5 लाख कर्मचारियों की जो सैलरी है, हर 9,500 करोड़ रुपए की सैलरी इनको जो है लगभग देनी पड़ रही है। और इनका रेवेन्यू अर्निंग है नहीं इतना, लगभग एट पार भी नहीं हो रहा। 9,500-10,000 करोड़ भी होता तो चलो सैलरी तो देते। धीरे धीरे क्या है कि पे कमीशन आते गए, सैलरी बढ़ती गई और इनकम में कोई खास वृद्धि हुई नहीं। तो इस वजह से एमसीडी का यूनिफिकेशन एक पॉजिटिव फैक्टर, इससे ज्यादा से ज्यादा इतना हुआ कि भाई 3 मेयर का खर्चा एडमिनिस्ट्रेटिव था, 3 स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे, 3 हर डिपार्टमेंट के एचओडीज थे, उनका एक यूनिफाइड एक हो गया। तो उन 2 के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, ज्यादा से ज्यादा इसको आप कह सकते हो तो 200 करोड़ के आसपास जो है उस पर कमी आएगी। बाकी बहुत कुछ इसमें बदलाव हो जाएगा, क्योंकि ना पावर्स बदली और ना एमसीडी की कार्यशैली बदली। तो इसलिए यूनिफिकेशन वैसे तो अच्छा है, क्योंकि ईस्ट दिल्ली या कमजोर आदमी को अपलिफ्ट कर सकता है, पर यूनिफिकेशन से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेनी चाहिए, मैं ये नहीं समझता। जगदीश जी, मैं यूपी का आपको एक चीज फीडबैक दे दूं, यहाँ पे भी सभासदी के चुनाव होते हैं, वैसे कुछ नहीं है, लेकिन जैसे वहां लठ बजते हैं ना, यहाँ पे भी वही लोग लठ बजाते हैं। लेकिन उसका मूल काम ये रहता है कि सब ठेकेदार हो जाते हैं। जितने हमारे सभासद हैं वो सारे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन सब ठेकेदार साहब रहते हैं। उनका भाई या भतीजा या बीवी या बच्चा या लड़का या कोई दोस्त, वो एक ठेकेदारी की फर्म कर लेता है और वो एक लूट का इस लोकतंत्र में सारी पार्टीज मिलकर, मतलब इसमें कोई भाई भतीजावाद नहीं है, इसमें कोई एक दूसरे के प्रति वो नहीं है। सब लोग मिलके, कम से कम यहाँ का जो हम उत्तर प्रदेश के उसके लिए बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहे हैं, वो सभासद लोग अपने ठेकेदार बन के वो अपना कमाते खाते रहते हैं। मुझे दिल्ली का नहीं मालूम है, दिल्ली के बारे में शायद मैं आप लोगों के पास फिर से एक बार करूंगा। ब्रिजेश जी, अब आप तो प्रश्न पूछ लीजिए, लेकिन ये जो गुस्सा होते हैं उम्मीदवार, ये हर पार्टी की भी दिक्कत है भाई। नेचुरली एक जगह का अगर वो है, कई लोगों काम करते रहते हैं, लोग मांगेंगे, कुछ लोग गुस्सा होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, अब ऑप्शंस भी हो गए। तो मुझे खैर ये पार्ट एंड पार्सल है, हर पार्टी अपने अपने स्तर से इसको हैंडल करती है। ब्रिजेश जी, आप कुछ पूछ रहे थे। मंगई जी से मेरा सवाल है, बीजेपी 15 साल से सत्ता में, और म्यूनिसिपैलिटी को लेकर के, नगर निगम को लेकर जो भी गुस्सा है, नाराजगी है, शिकायत है, लोगों की जो भी फीलिंग्स है, वो बीजेपी के लोग ही, क्योंकि सत्ता में वही है। ऐसा क्या इश्यू है, किन बातों पे, किन चीजों को लेकर के आप लोगों से इस बार वोट मांगेंगे? शिकायतें तो हजार है, सफाई नहीं है, कूड़ा नहीं है, तनख्वाह वेतन नहीं बढ़ रहा है। आप केवल एक बात उठाते रहे लगातार कि साहब दिल्ली सरकार मुझे पैसा नहीं देती है। इसके अलावा मुझे कोई बड़ा इश्यू नहीं है जिसके लिए आप किसी और पार्टी पर दोषारोपण करें कि इनका सहयोग नहीं था, नहीं तो बेहतर काम कर लेते। और दिल्ली सरकार भी उसका समय समय जवाब देती रही है कि हम अपने तरीके से पैसा दे रहे हैं, जो उनका ड्यू है हम दे रहे हैं। ये लोग चूंकि करप्शन है, अपना रेवेन्यू नहीं जुटा पा रहे हैं, इसलिए बीजेपी काम नहीं कर पा रही है। उसका जवाब देते हैं वो जगदीश जी। बात ये है कि मैं दलीय आधार पर बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ एमसीडी बेटरमेंट के लिए और एमसीडी की सर्विसेज दिल्ली की जनता के लिए बेस्ट हो। ये एमसीडी के लिए, इसीलिए एमसीडी बनाई गई, यही एमसीडी का काम भी था। एमसीडी ने आफ्टर ऑल ये कह दिया जाए कि भाई 15 साल जो है
भ्रष्टाचार था एमसीडी में और इसलिए बीजेपी जीत के भी कुछ नहीं कर पाई। तो 3 बार एमसीडी में किसने चुना? क्या अरविंद केजरीवाल ने नॉमिनेट किया था? जनता ने चुना ना। इसका मतलब जनता पहले 2 बार एमसीडी में बीजेपी की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई थी, तो उन्होंने तीसरी बार भी चुना। अगर जनता सेटिस्फाई ना होती तो अरविंद केजरीवाल 67 सीट लेके आए थे दिल्ली विधानसभा में, और एमसीडी में पिट के 40 पे आ गए 272 में से। तो जनता सेटिस्फाई हो, और जनता का परसेप्शन ना तो जगदीश बमगाई तय कर सकता है, ना अरविंद केजरीवाल तय कर सकता है, ना कोई और तय कर सकता है। जनता अपने परसेप्शन से, अपने एरिया की जरूरतों के हिसाब से फैसला करती है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि ये जो क्राइसिस है, या ये जो ज्यादा इस समय जो कॉरपोरेशन की स्थिति है, देखिए मैं, अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय माने तो मैं कहता हूं अरविंद केजरीवाल को दे दो कॉरपोरेशन अगली बार, लेट अस सी कि ये कर क्या सकते हैं। ये वादे जो इन्होंने अनाउंसमेंट किए हैं, प्रॉब्लम ये है कि ना तो ये डीएमसी एक्ट पढ़ते हैं, ना इन्होंने दिल्ली सरकार बनाते टाइम एसीबी में शीला जी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी, बाद में कहा एसीबी हमारे पास नहीं है। हॉस्पिटल्स की बात की, बाद में कहा लैंड हमारे पास नहीं है। स्कूल्स की नई स्कूलों की बात की, कहा लैंड हमारे पास नहीं है। अभी इन्होंने 3-4 बातें कही। इन्होंने जो 10 गारंटीज कही है, उसमें इन्होंने कहा कि हम जो मकान बने हुए हैं इलीगल, उसको हम रेगुलराइज कर देंगे। एमसीडी और दिल्ली गवर्नमेंट के पास जब बिल्डिंग बायलॉज है ही नहीं, डीडीए और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो आप कैसे कर दोगे? अगर कर सकते तो एमसीडी में 15 साल झक मार रहे थे एमसीडी के लोग। चलो बीजेपी की छोड़ दो, जो एमसीडी में इलेक्टेड लोग थे या जो उस एरिया से चुन के आते हैं, उन्होंने भी तो कोशिश की होगी। लेकिन क्योंकि बिल्डिंग बायलॉज सेंटर के पास है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इसी प्रकार जो रेगुलराइज करने की बात है कर्मचारियों को, जब सर्विसेज दिल्ली गवर्नमेंट के पास है ही नहीं, एलजी के पास है, तो आप 18-20 हजार लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे कैसे रेगुलराइज कर दोगे? अगर कर सकते तो गेस्ट टीचर को क्यों नहीं किया आपने 8 साल में? इसका मतलब आप लिफाफेबाजी तो कर सकते हो, कर तो सकते नहीं, आपके पास पावर ही नहीं है। अगर पावर होती तो आप गेस्ट टीचर्स को कर देते रेगुलराइज, हम मान लेते। डोमेस्टिक सर्विस सर्वेंट हैं, डीएमसी जो डीबीसी वाले हैं, जो मच्छर और वो जांच करते हैं, उनके लिए पैसे सैलरी के लिए तो दिल्ली गवर्नमेंट ने दिए नहीं। अभी सबसे बड़ी इशू क्यों आई है एमसीडी के ये कोलैप्स की कहानी, इसलिए है कि जब 3 हो गए, 3 होने के साथ सिर्फ 3 नहीं हुए, एमसीडी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर चली गई। उससे पहले एमसीडी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर थी। तो 2007 से 12 तक सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार थी, तब फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आए, क्योंकि जब मनमोहन सिंह सरकार की ओर से जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत एमसीडी जो प्रोजेक्ट भेजती थी, 50% उस प्रोजेक्ट का खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती थी और पैसा मिलता था। एमसीडी ने दिल्ली में कॉमनवेल्थ के टाइम पे बहुत सारे स्टेडियम्स के आगे काम किया, बहुत सारे पार्किंग बनाई, बहुत सारे अंडर वो पास बनाए, बहुत सारी चीजें बनाई। इसलिए बनाई कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एमसीडी थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग मेरे टाइम पर 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट मैंने भेजे थे, 1700 करोड़ रुपए सेंटर ने दिए। सेंटर ने जब तक 2012 तक सेंटर के पास थी, जेएनएनयूआरएम के तहत और विभिन्न मद के तहत, हेड ऑफ द अकाउंट्स के तहत, जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज के रोड्स के लिए दिए और हरिजन बस्तियों के लिए केंद्र सरकार ने दिए। वो कांग्रेस की सरकार थी, वो बीजेपी की सरकार नहीं थी, लेकिन उन्होंने पैसा दिया, कोई इशू नहीं था। इशू तब से आया जब 3 टुकड़े हुए और साथ साथ एमसीडी चली गई दिल्ली गवर्नमेंट के पास। अब आप ये बताइए कि दिल्ली गवर्नमेंट के सीएम ये कह रहे हैं कि हम 10 गारंटी, पिछले 8 साल से तो एमसीडी आपके अंडर थी, ये अभी मार्च में तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ली है यूनिफाइड करते हुए, उससे पहले तो एमसीडी आपके पास थी। और जितने भी एमसीडी का एक एक्ट ये लोग पढ़ते नहीं है, एमसीडी में इलेक्टेड विंग नहीं करता, टूल टैक्स से लेकर टेंडरिंग से लेकर या जो कूड़े के पहाड़, ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव करता है। कमिश्नर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस पावर है, और कमिश्नर और अफसर किसके अंडर थे 8 साल? दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर। आप मुझे बताइए कि कूड़े के पहाड़ पर जो आज स्थिति है, वो स्थिति आज से नहीं है, 2002 से है। 2002 में जो अपना जमुना पार वाला है वो 20 मीटर क्रॉस कर गया था। 2002 में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन किसी ने भी ये चिंता नहीं करी कि ये बढ़ता जा रहा है, इसको समतल किया जाए या इसके पैरेलल दूसरा खड़ा करा जाए, वो नहीं किया। बढ़ता 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 चला गया। 8 साल एमसीडी की फेलियर है। मैं कह रहा हूं एमसीडी ने तो नालायक है, कूड़े के पहाड़ का कुछ नहीं कर पाई। पर भैया एमसीडी कूड़े के पहाड़ का करती क्या? 2 विकल्प है। एक विकल्प ये है कि पहले भी दिल्ली में 15 थे लैंडफिल साइट, बंद हो गए, 3 ये रह गए। जब जब भरता है वो बंद कर दिया जाता है, नए खोले जाते हैं। अब पिछले 2014 में हाई कोर्ट के कहने के बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट, हाई कोर्ट ने कहा कि 7 जगह अलॉट करो जहां पर कूड़ा डले, ताकि इसका
इसको कम किया जा सके या इसको बंद किया जा सके। वो 7 जगह 2014 से 2022 तक ना डीडीए दे सका, ना दिल्ली गवर्नमेंट सजेस्ट कर सकी, जबकि हाई कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को कहा था। क्यों नहीं कर सकी? मैं ये नहीं कहता कि दिल्ली गवर्नमेंट की इंटेंशन नहीं रही होगी, मैं जानता हूं जहां भी वो बनाना चाहेंगे लैंडफिल साइट, वहां के लोग खड़े हो जाएंगे कि भाई हमारे एरिया में हम लैंडफिल साइट नहीं बनने देंगे कूड़े की। तो जो बात ऐसी है कि भाई जिसमें मैं भी तो आरोप कर सकता हूं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने 7 लैंडफिल साइट अल्टरनेट नहीं दिए। अगर अल्टरनेट दिए होते तो नया कूड़ा वहां डलता, पुराना वाला समतल होता रहता। अब कूड़े के पहाड़ का ये कह रहे हैं हम कम कर देंगे। कूड़े के पहाड़ में आप डिकम्पोज करके जो मिट्टी निकालोगे वो कहां डालेंगे साहब? आपके पास लैंड है? आप जो है नया कूड़ा जो 3600 टन अगर एक लैंडफिल साइट पे आज साफ हो रहा है तो 2600 टन डल रहा है रोज। जो डल रहा है रोज उसका आप क्या करोगे साहब? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डल रहा है जो सबसे ज्यादा डेंजरस है, जिसकी वजह से आग लग जाती है हर बार कूड़े पे। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का क्या आपके पास कोई समाधान है? क्या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मोबाइल या घर की इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो लोग हैं कूड़े में फेंक रहे हैं, क्या वो दुकानदार वापस ले रहा है? क्या उसका रोक है आपके पास? क्या दिल्ली गवर्नमेंट ने इसके कोई नियम बनाए हैं? नहीं बनाए। इसलिए नहीं बनाए, अभी क्या है, चुनाव है। चुनाव में तो देखिए स्वाभाविक है बीजेपी आप दिल्ली गवर्नमेंट पे चार्ज करेगी पैसे की। मैं इस बात को भी गलत मानता हूं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए। दिल्ली गवर्नमेंट क्यों दे भाई एमसीडी को पैसे? एमसीडी की दिल्ली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है क्या एमसीडी को पैसे देना? एमसीडी की जिम्मेदारी है अपना रेवेन्यू अर्जित करना। अगर एमसीडी अपना रेवेन्यू अर्जित नहीं कर रही तो ये एमसीडी के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की फेलियर है। 20% लोगों से आप प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हो, 80% से ले नहीं रहे। केजरीवाल जी का पिछला मैनिफेस्टो याद दिला दूं मैं आप वालों को। पिछली बार, इस बार नहीं कहा, इस बार उन्होंने 10 गारंटी में समझदारी दिखा दी थोड़ी। पिछली बार तो उन्होंने कहा था कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जो मकान है 100 गज तक के, उनसे हम हाउस टैक्स नहीं लेंगे। अब ये कहते हैं कि जी कलेक्शन नहीं हो रहा, रेवेन्यू नहीं हो रहा, हम सुधार देंगे। अरे पिछले 17 में तो आप कह रहे थे कि हम लेंगे ही नहीं, हम तो फ्री रखेंगे। अब करो फ्री। जगदीश जी, मैं जगदीश जी मैं आ रहा हूं सर। मैं थोड़ा एक समझने की दृष्टि से, क्योंकि मैं यहाँ कोई ये नहीं कि वो, मैं भी समझने की दृष्टि से, सबका एक ही इंटेंशन है कि दिल्ली अच्छे से रहे। ये बताइए बीजेपी का क्या इतने स्टेट में सरकार चला रही है, क्या कहीं उसके पास ये मॉडल है कि ये म्युनिसिपल के जो काम होते हैं, मतलब सिविल अथॉरिटीज के जो काम होते हैं, नाली पानी पर, ये इसको इस तरह से करो, ये देखो हमारा मॉडल है, इसको अडॉप्ट कर लो। जैसे आम आदमी पार्टी कहती है ना कि हमारे पास एक दिल्ली मॉडल है, वो दिल्ली मॉडल को अपना हर जगह शोकेस करती है। अब बीजेपी के पास इतनी स्टेट है, इतनी जगह चला रहे हैं, क्या कहीं कोई ऐसा मॉडल है जहां पे अच्छे से म्युनिसिपल वाला काम चल रहा हो कि भाई ये देखिए, आप यहाँ देखिए बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है, इस मॉडल को रेप्लिकेट करते हैं? मैं पूछ रहा हूँ, मुझे जानकारी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ये है। और सबसे पहली बात तो ये है कि जो एमसीडी है वो सर्विस सेक्टर है, प्रॉफिट ओरिएंटेड सेक्टर नहीं है, सेवा के लिए। सेवा के लिए है। तो 1957 से एमसीडी, ये देश भर के जो कॉर्पोरेशन हैं उनको फंडिंग होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हर कॉर्पोरेशन को 475-80 रुपए पर सिटीजन के हिसाब से मदद इसलिए करती है कि वो एमसीडी सर्विस सेक्टर है। हम उनसे ये अपेक्षा नहीं करते कि वो लोगों को प्रॉफिट के लिए यूज करें। अब दिल्ली आप में स्थिति ये है कि 1957 से और 2012 तक सेंटर मदद करता था, सेंटर स्कीम्स के अंतर्गत एमसीडी को पैसा देता था। हमारे कई प्रोजेक्ट हम भेजते थे सेंटर में, और सेंटर उसमें 50% तो मनमोहन सिंह जी के टाइम पे हुआ, पहले कम भी मिलता था, लेकिन सेंटर उसमें मदद करता था और सेंटर लुक आफ्टर ये करता था। क्योंकि दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है, हमें भी पता है दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे पावर्स या बहुत सारे रिसोर्सेस नहीं है, इसलिए दिल्ली को शुरू से ही सेंटर मदद करता था। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि भाई दिल्ली को आप जो है बाकी स्टेट्स के साथ अगर बचेंगे तो इंदौर जो कॉर्पोरेशन है, जो आपने देखा होगा सर्वे में भी नंबर 1 आती है, इंदौर में आज तक पिछले 30 साल से बीजेपी की सरकार है एमसीडी में, लेकिन इंदौर एक आइडल है, सबसे नंबर 1 आता है हर दृष्टि से। कॉर्पोरेशन की स्वच्छता की रैंकिंग में नंबर 1 है बहुत सारे, पर सारी सर्विस सेक्टर ऐसा है कि कई जगह क्या होता है। अब मुंबई है, मुंबई के पास रेवेन्यू अर्जित करने के सोर्सेस बहुत ज्यादा हैं। दिल्ली के पास, आपने दिल्ली से जो है इंडस्ट्री ले ली, आपने दिल्ली से फायर सर्विस ले लिया, आपने दिल्ली कॉर्पोरेशन से डीटीसी ले लिया, आपने दिल्ली कॉर्पोरेशन से डेसू ले लिया, आपने दिल्ली कॉर्पोरेशन से वाटर ले लिया। तो जिन से अर्निंग होती है, जो रिसोर्सफुल जगह है, वो तो आपने दिल्ली गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बनानी थी, एक राज्य बनाना था। राज्य में क्या देते? सारी पावर तो यूनियन ने लैंड सर्विसेज और लॉ एंड ऑर्डर ऊपर रखी है,
तो नीचे वालों को दें क्या, टाइम क्या पास करें वो, तो एमसीडी से छीन के कुछ पावर इन्होंने दे दी। अब एमसीडी के पास रेवेन्यू सोर्स के नाम पर एक बड़ा सोर्स जिसको आप कह सकते हो वो है हाउस टैक्स का, प्रॉपर्टी टैक्स का। प्रॉपर्टी टैक्स का भी क्या उसमें कहानी है कि 2004 में 10 लाख से ऊपर प्रॉपर्टीज एमसीडी को प्रॉपर्टी टैक्स देते थे। 2003-4 में ये अपने जसवंत सिंह थे फाइनेंस मिनिस्टर, बीजेपी के थे। मैं बीजेपी की हर चीज सही है ये नहीं कहता कभी भी। जसवंत सिंह जी ने ये कहा कि यूनिट एरिया मेथड लागू करो एमसीडी वाले, और यूनिट एरिया मेथड बेस्ट मेथड है, सेल्फ असेसमेंट है, इसमें भ्रष्टाचार होता है और हाउस टैक्स के इंस्पेक्टर जो है गड़बड़ करते हैं। बड़ा मनाया तो एमसीडी ने मान लिया कि भाई यूनिट एरिया मेथड करेंगे। 2014 में एमसीडी ने यूनिट एरिया मेथड लागू कर लिया। उस समय चिदम्बरम साहब बन गए होम मिनिस्टर, वो फाइनेंस मिनिस्टर। चिदम्बरम जी के पास भी हम लोग गए कि भाई 2004 में जैसे ही लागू हुआ तो 2005 में केवल 6 लाख प्रॉपर्टीज का हाउस टैक्स आया, सीधा 4 लाख से ऊपर प्रॉपर्टी जो है कम हो गई। चिदम्बरम साहब के पास गए तो उन्होंने पहले जसवंत सिंह जी ने भी कहा, चिदम्बरम जी ने कहा कि जो डेफिशिएट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। 14 साल 15 साल हो गए, आज तक 1 रुपए नहीं दिया वो जो डेफिशिएट है। अब 2020 में जाके 10 लाख प्रॉपर्टीज हुई है जो 2004 से पहले थी। यानी कि जब सिस्टम बदलता है तो बदलने के करते आपने सेल्फ असेसमेंट कर दिया जनता का। जनता 6 लाख ही दे रही है हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स दे रही है, आप क्या लोगे? नहीं जगदीश जी आप बोलिए, लेकिन संक्षेप में, क्योंकि टाइम हमारा करीब करीब खत्म है। आप संक्षेप में, जितना संक्षेप में हो सकता है, आग्रह से रहिए संक्षेप में। देखिए बात यह है कि मैं तो दुआ ये करूंगा इस बार एमसीडी में आप आए, ताकि ये जो बातें चला रहे हैं ना, जैसे इन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट में कहा कि हम गेस्ट टीचर कर देंगे, अब ये एमसीडी की बात कर रहे हैं। मैं दिल्ली गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ये एमसीडी की कर रहे हैं। एमसीडी टीचर्स का हमने नहीं कहा। अरे भैया दिल्ली गवर्नमेंट का 2015 में अरविंद जी आए, उन्होंने गेस्ट टीचर्स को पक्का करने की बात की, यमुना की सफाई की बात करी, नए स्कूल बनाने की बात करी, नए कॉलेज बनाने की बात करी। तो बातें इन्होंने भी बहुत सारी करी, नहीं कर पाए। हमें भी पता है कर इसलिए नहीं पाए कि लैंड इनके पास नहीं है। ये उस समय लिफाफेबाजी भले कर गए, लैंड इनके पास नहीं है, लेकिन क्योंकि जनता ने चुना, जनता ने 2020 में भी दोबारा चुन लिया, उस सारी नाकामी के बावजूद चुन लिया। बीजेपी की सरकार अगर 15 साल रही तो वो कोई किसी की कृपा से नहीं, वो भी जनता ने चुनी। अगली बार जनता नहीं चुनेगी तो जो दूसरे चुन के आएंगे, लेट अस होप कि वो करके दिखाए। सिर्फ लिफाफेबाजी 1 साल बाद फिर कहेंगे कि करने का हमारे अधिकृत में ये इसका कोई नहीं है। जगदीश जी अब अंतिम आपका, यू विल हैव द लास्ट वर्ड। जगदीश जी देखिए बात सारी ये है कि दिल्ली मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज है। यहाँ सेंटर एनडीएमसी अलग, डीडीए अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन, कैंटोनमेंट, एक तो 7-8 एजेंसी हैं, और एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबको ज्वाइंटली लेनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि दिल्ली का अपना, जैसे आशुतोष जी सही कह रहे हैं, दिल्ली राजधानी है। सारे देश के लोगों को आप सामान लाएंगे, गुड्स गाड़ी लाएंगे, आप रोक नहीं सकते। और दिल्ली का ना अपना कोई मौसम है, ना अपने पास पानी है। हिमाचल में बर्फ पड़ती है तो दिल्ली में कंबल ओढ़ लेते हैं। दिल्ली का, और पराली जलती है पंजाब में और सांस बंद हो जाती है दिल्ली की, हरियाणा में जलती है। सही बात है। तो अल्टीमेटली क्या है कि दिल्ली की चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे दिल्ली की कॉर्पोरेशन हो, जब तक, जैसे पानी का हुआ, पानी का 1993 में खुराना जी जब कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 स्टेट का एक क्लब कर दिया और दिल्ली को शेयर मिला उसमें। तो जब तक ये 5 स्टेट मिलकर, पॉल्यूशन उनके राज्य में भी हो रहा होगा, पर चूंकि उनका बड़ा फैलाव है, क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, तो उनका इफेक्ट कम होता है। हमारा कम्पैक्ट है, पॉपुलेशन ज्यादा है। 11 के सेंसस में 190 हो रही थी, अब तो 2.5 करोड़ से ऊपर हो गई होगी। तो ये एक कारण है कि हमारे पास जो ज्यादा इफेक्ट हमको कर जाता है। तो ये पॉल्यूशन वाला इशू कोई किसी को भी आरोपित करता रहे, लेकिन जब तक ये 4-5 स्टेट मिलके और सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियली मदद नहीं करेगी, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें पैसे बहुत चाहिए। आप बहुत आसानी से लोगों को इस तरीके से नहीं कर सकते। गाड़ी है, 1 करोड़ गाड़ी रोज आ रही है दिल्ली में। तो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज। पॉल्यूशन वाला इशू, कॉर्पोरेशन को भी उसमें योगदान करना होगा, दिल्ली सरकार को भी योगदान करना पड़ेगा रोकने में, और सेंट्रल गवर्नमेंट को तो सर्वाधिक योगदान करना पड़ेगा, तब हो सकेगा। इसलिए पॉल्यूशन के इशू पर इस चुनाव में कोई, देखिए इस चुनाव में सीधा मेरा जो मैं समझता हूं, एक सफाई, क्योंकि कॉर्पोरेशन है तो लोग समझते हैं कि सफाई होनी चाहिए, मेरी गली बनी कि नहीं बनी उसका दूसरा ये होता है। तीसरा ये बिल्कुल मैं सहमत हूं कि जो मकानों के तोड़ फोड़, लेंटर पे पैसे पहले मकानों के कंस्ट्रक्शन पे ले जाते थे, अब सुना है लेंटर पे लेते हैं,
और ये जो आप बात कह रहे थे सही बात है, करप्शन पैसे लेते हुए आपके भी कॉर्पोरेटर पकड़े गए, पैसे लेते हुए भाजपा के कॉर्पोरेटर भी पकड़े गए। इसलिए कोई ये कह दे कि भाई भ्रष्टाचार वो कर रहे हैं और हम तो बड़े साहब है, उनके भी कॉर्पोरेटर विधायक खूब पकड़े जा रहे हैं करप्शन करते हुए। सवाल ये, मैं नहीं मानता कि पार्टी करप्ट होती है, व्यक्ति इंडिविजुअल लेवल पर करप्ट होता है। इंडिविजुअल लेवल पर कोई ईमानदार रहना चाहिए। अब एमसीडी में तो एमसीडी का निर्माण ही इस तरीके से हुआ है कि करप्शन करो, आप उनको सैलरी देते नहीं। मुझे आप एक बताइए, एक काउंसलर 5 साल के लिए चुन के जाता है, लोग भी आते हैं, जनता भी आती है, पानी भी पूछेगा, चाय भी पूछेगा, ऑफिस भी जाएगा, 54 की सैलरी नहीं देते। इंदौर में सैलरी मिलती है, जो मैं आपको बता रहा था, बहुत सारे स्टेट्स में सैलरी मिलती है उनको ऑफिस मेंटेनेंस के लिए फंड मिलता है, कंप्यूटर का। यहाँ सारा का सारा उसको 54 मिलती नहीं, सारा करना है उसको कुछ। तो उस चक्कर में क्या है कि अफसर उसको खराब करते हैं। खराब ये करते हैं कि जेई जो है उसको व्यवस्था कर देता है चाय पानी पिलाने वाले की, भैया यहाँ से पिलाइयो, पेमेंट मैं कर दूंगा। ये सारी चीजें देखिए, व्यवहारिक चीजों को करना चाहिए। सरकार की तरफ से अगर 30,000 की सैलरी मिले तो आप तब कह सकते हो उसको कि तू करप्ट है। अब आप उसे 54 दे नहीं रहे, खर्चा करवा रहे हो उससे 50,000, तो जाहिर है ये सारी चीजों पर भी संज्ञान लेना पड़ेगा। सरकार किसी की भी आए, अगली भी आएगी, पिछली भी आएगी, जब तक 15,000 करोड़ का डेफिसिट एमसीडी का एटमोस्ट। और एक और बात, जो ये कहते हैं कि दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट का बजट उस समय 30,000 38,000 था शीला जी के टाइम पे, अब 60,000 हो गया। तो भैया 2004 में जब एमसीडी में बीजेपी आई थी तो 5,000 करोड़ था, आज 25,000 करोड़ है। अगर ये पैमाना है नापने का तो 500 गुना बढ़ा, तो सैलरी भी उसी प्रकार बढ़ गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें कमियां ढूंढने से तो मिल जाती हैं, क्योंकि कॉर्पोरेशन की अपनी औकात तो है नहीं, उसको दिल्ली सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर रहना है। इसलिए किसी की भी आए, जब तक मदद नहीं होगी कुछ नहीं होगा। मैं एक चीज और अपने दर्शकों को बता दूं, जो लोग इसमें बहुत से लोग होंगे, आप कह रहे थे सैलरी इनको देनी चाहिए अच्छी। दिक्कत क्या है हमारे, हम सब लोगों की दिक्कत क्या है, पहले बिहार में एक बस चलती थी रतन लालेंस, तो वो अपने कंडक्टर को पैसा नहीं देता था और वो ये मानता था कि ये तो चोरी करेगा ही करेगा, तभी चोरी करेगा। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि एक जनरल लोगों के मन में यह है कि अगर इनको पैसा दोगे तो पैसा तो लेंगे, घूस लेना बंद थोड़ी कर देंगे। वो तो मतलब हमने आज तक किसी ऐसे व्यक्ति, मैं बड़े अधिकारियों की बात कर रहा हूं जिनको कोई जरूरत नहीं है पैसे की, मतलब जिनकी लाख 2-2 लाख रुपए तनख्वाह होने के बाद, जगदीश जी, मैं ये पार्टी की उसमें बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी, मतलब वो मेरे घर में भी कोई हो सकता है, आपके घर में, आज की तारीख में वो जो 2 लाख तनख्वाह है वो भी घूस ले रहा है। तो घूस लेना कोई ऐसे नहीं है, क्योंकि वो तो मान के चल रहा है कि मुझे इसमें से घूस निकालना है। ये जो एक, मैं ये नाम इसलिए कह रहा हूं कि ये नाम के बाद हो सकता है कि कोई लोगों को दिक्कत हो। ये जो एमपी लैड और एमएलए लैड है, इसमें ओपन बुक है। जो लोग लॉ बना रहे हैं उनको पता है कि इसमें क्या हो रहा है तो है हमारे देश में, इसमें कुछ बोला ही नहीं जाता है। लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड में क्या हो रहा है हम सबको पता है, एवरीवन नोज। लेकिन अब है तो इसीलिए मुझे कभी कभी ये लगता है कि शायद कम से कम सैलरी नहीं दे रहे हैं तो इसी बहाने उतना ही पैसा बच रहा है, क्योंकि कोई सैलरी दे देंगे तो ये घूस लेना बंद कर देंगे या ठेकेदारी में इनका कमीशन कम हो जाएगा। ये हम लोग के देश की त्रासदी है जगदीश जी, मतलब ये दुख की बात है हमारे लिए। बस खत्म कर, अनम्यूट कर लीजिए। अच्छे लोग नहीं आते, अच्छे लोग दूर हो जाते हैं। मैंने 2012 में आउट हो गया कि एमसीडी में ऐसा कर, हम नहीं कर सकते काम। अच्छे लोग क्यों आएंगे भाई? अच्छे लोग अपनी जेब से 50,000 रुपये महीना क्यों खर्चेंगे? तो अच्छे लोग नहीं आते, वो आते हैं जो मसल पावर वाले हैं या जो पैसा फेंक के टिकट लाते हैं। तो इससे नुकसान जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप अच्छे लोग, समझदार लोग, जो अनुभव विजन है जिनके पास, वो क्यों आएंगे? अब कोई पत्रकार है, उसको सैलरी नहीं देगा अखबार वाला, तो वो क्यों भागदौड़ करके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करेगा? क्यों रिपोर्ट सही, वो तो फिर कॉपी पेस्ट करेगा। तो ये भी एक पक्ष है जिसको मैं मानता हूं अच्छे लोगों को लाने के लिए आपको उसको संसाधन देने चाहिए।